Hello, my dear students. A very warm welcome to your own Pupils Academy. First of all, many congratulations to you all for passing your 12th standard. HSC एग्जामिनेशन पास करने के लिए आप सभी को many congratulations. लेकिन अब 12th तो पास हो गए, अब आगे क्या है ना। पहले भी बहुत सारे लोग पूछते थे 12th के बाद क्या करोगे। अरे पहले रिजल्ट तो आने दे। अब तो रिजल्ट आ गया एंड अच्छे से पास भी हो गए, तो अब आगे क्या, मतलब व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स। 12th कॉमर्स के बाद मेरे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, ये सवाल सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है। क्या करे, बीकॉम करे, बैफ करे, बीएमएस करे, बीबीआई करे, किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाए, आईटीआई ज्वाइन कर ले, क्या करे। कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो, लेकिन क्या करना चाहिए। यस, जो दिल बोलता है वही करना चाहिए। सो हियर आई एम डॉक्टर कल्पेश परमार, हियर विथ ऑल द करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स। 12th कॉमर्स के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, उसका ये वीडियो आप लोगों के लिए, फॉर यू ऑल। बिफोर स्टार्टिंग विथ एनी ऑफ दी करियर ऑप्शंस या कुछ भी बताने के पहले मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि सारे करियर ऑप्शंस बेस्ट ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th के बाद बोलते थे ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ऐसा साइंस मतलब सबसे ऊपर, कॉमर्स मतलब मिडिल में, आर्ट्स मतलब सबसे नीचे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एवरी स्ट्रीम हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, हैज इट्स ओन स्कोप। हर स्ट्रीम का अपना खुद का स्कोप होता है। साइंस अपनी जगह पर सही है, कॉमर्स अपनी जगह पर सही है और आर्ट्स अपनी जगह पर सही है। सभी के पास सेम स्कोप है आगे बढ़ने का, है ना। साइंस अगर सबसे ऊपर है तो आज की डेट में कितने सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर के अंडर में काम कर रहे हैं। अब आईएएस ऑफिसर के मेजोरिटी लोग मोस्टली आर्ट्स स्ट्रीम से होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ओके, सो द थिंग इज दैट कोई भी कोर्स नीचे या ऊपर नहीं होता है। कोई भी कोर्स का जो स्कोप है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस कोर्स के लिए अपना कितना परसेंट देते हो, फिर उसके बाद आप उसकी पर्टिकुलर जो करियर ऑप्शन है, मतलब वो करियर में जाने के बाद, मतलब वो जॉब ज्वाइन करने के बाद आप कितने डेडिकेशन से काम करते हो ना, उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड करता है। आपका डेडिकेशन लेवल 100% होगा तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही। क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े महापुरुषों से सुना है, गिव 1000 डेज टू अ पर्टिकुलर थिंग। किसी भी चीज को आप 1000 दिन दो, उसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हो। बिजनेस भी करते हो तो 1000 दिन दो बिजनेस को, तब तक प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करो। 1000 दिन होने के बाद आप डेफिनेटली प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो मिलेगा ही प्रॉफिट। या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को 4 साल के करीब दे दो, यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो आपको डेडिकेशन देना है। करियर के बिगिनिंग में अगर आप सोचोगे मुझे 50,000 का सैलरी मिलेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो द थिंग इज दैट आप उसको कितना उसका स्कोप बना सकते हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सेकेंड थिंग, मैं आपको ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। इसमें सारे करियर ऑप्शंस बताऊंगा तो सबका बेस्ट चीज ही बताने वाला हूँ, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना। आपके 11th-12th के जो आपके सब्जेक्ट्स थे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यानी कि इन शॉर्ट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, या मैथ्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया होगा। तो वो सब्जेक्ट में से आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था सबसे, आपको किसमें सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड फील होता था, आपको किस सब्जेक्ट में मजा आता था पढ़ने में, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, आपको क्या चीजें अच्छी लगती है, उस हिसाब से अपना करियर सिलेक्ट करो। और अगर नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपने जिनके पास भी 11th एंड 12th का कोचिंग लिया है, मतलब आपके कॉलेज के टीचर्स, आपके क्लासेस, कोचिंग क्लासेस में अगर आप गए हो, वहां के टीचर, उनको आपके बारे में बराबर मालूम है। सो इंडिविजुअली आप मिलकर उनको कंसल्ट कर सकते हो। बट हियर सारे कोर्सेज के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू दी डिफरेंट कोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल आफ्टर 12th कॉमर्स। उसमें 4 कैटेगरी में कोर्सेज होते हैं। ट्रेडिशनल, जिसमें सिर्फ एक बीकॉम है, मतलब पहले के टाइम पे कैसा होता था,
ट्वेल्थ पास हुआ तो एक ही ऑप्शन है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम करना है। ओके, धीरे धीरे करके फिर प्रोफेशनल कोर्सेज आए, बीकॉम के साथ साथ करने वाले, बीकॉम होने के बाद करने वाले, ये सीए, सीएफए, ये तीनों कोर्स पहले बीकॉम होने के बाद, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद होते थे। धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशन को लगा, सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, मतलब आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएफएआई, सीएफए का जो इंस्टीट्यूट है, ये सारे जो चार्टर्ड और कंपनी सेक्रेटरी वाले कोर्सेज है, वहां के इंस्टीट्यूशंस को लगा कि 12th के बाद भी ये करियर ऑप्शंस दे सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि टीवाई के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में करने वाले हैं डिस्कस। ओके, सो प्रोफेशनल कोर्सेज जो पहले के टाइम पे सिर्फ बीकॉम के बाद होते थे, अब भी मतलब आपके 12th के बाद भी आप कर सकते हो। एंड वोकेशनल कोर्सेज जिसमें कुछ आर्ट है, आर्टिस्ट टाइप, मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट, ये सब अलग अलग कोर्सेज आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। अगर आप ट्रेडिशनल के बारे में यानी कि बीकॉम के बारे में सोच रहे हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू सी। बीकॉम के बाद क्या, मतलब पहले बीकॉम ज्वाइन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मिनिमम 35% इन 10+2 एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जैसे हमारे यहाँ पर मुंबई डिविजनल बोर्ड लगता है, वैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अपना वहाँ का रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होता है, वहाँ का 10+2 यानी 12th, जिसको हम HSC हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, उसमें 35% मिनिमम क्राइटेरिया है। अरे वाह, 35% मिल जाएगा तो मुझे कहीं पर भी एडमिशन होगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। ये कोर्स रेगुलर भी हो सकता है, करस्पॉन्डेंस भी हो सकता है। ये जो मैंने अभी बोला दैट इज नॉट पॉसिबल, उसके बारे में आपको थर्ड पॉइंट में बताता हूँ। पहले ये देख लो, रेगुलर या करस्पॉन्डेंस मतलब क्या। बीकॉम ये जो कोर्स है वो आप कॉलेज से रेगुलर भी कर सकते हो, लाइक आपका 12th 10th जो एग्जाम था, वो 10th या 12th की एग्जाम में मतलब 17 नंबर का फॉर्म भरते थे, 17 नंबर का फॉर्म भरते थे, वो क्या होता था, प्राइवेटली, मतलब यू आर नॉट सपोज टू गो टू द स्कूल और जूनियर कॉलेज, आपको रेगुलरली वहां पर जाना नहीं है, आपको डायरेक्टली वो एग्जाम अपियर करना है। सेम वे अगर आप पूरा साल कॉलेज जाना नहीं चाहते हो, मतलब होता है किसी किसी का फाइनेंशियल कंडीशन वैसा होता है, मेरा खुद का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, तो मैंने 12th के बाद FY बीकॉम और SY बीकॉम यूनिवर्सिटी से किया, मतलब जो सांता क्रूज कलीना में है, वहां से करस्पॉन्डेंस किया। वहां के इंस्टीट्यूट है कलीना यूनिवर्सिटी में, IDOL, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, वहां से आप करस्पॉन्डेंस भी कर सकते हो, मतलब साल भर आप कहीं पर जॉब करो, उसके साथ साथ घर पे आकर पढ़ाई करो, और साल में सिर्फ एक बार आपको उसका एग्जाम अपियर करना है। वहीं अगर आप रेगुलर करोगे तो देयर विल बी सेमेस्टर वाइज पैटर्न, मतलब सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस होगा आपका, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम एंड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम रेगुलर कोर्स में। तो आप कॉलेज से रेगुलर भी कर सकते हो या कलीना मुंबई यूनिवर्सिटी से करस्पॉन्डेंस भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग, सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी ही नहीं है, कलीना यूनिवर्सिटी ही नहीं है करस्पॉन्डेंस करने के लिए, देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, YCMOU है, IGNOU है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जहां से आप करस्पॉन्डेंस कर सकते हो। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज परसेंटेज क्राइटेरिया डिफर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बराबर है। मतलब जस्ट मैंने पहले बोला था ना 35% आ गया तो मुझे KC कॉलेज में एडमिशन चाहिए, KC कॉलेज, वहां का क्राइटेरिया डेफिनेटली अबो 90% होगा। यस, बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए अबो 90%। तो कॉलेज वाइज इसका जो कट ऑफ लिस्ट होता है वो अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी, मतलब जो कॉलेज का बहुत सारे फैक्टर्स है इसके लिए। कॉलेज का पॉपुलैरिटी हो गया, उनका ग्रेड हो गया, जो NAC एक्रेडिशन होता है। ओके, तो हर एक कॉलेज का अपना एक NAC एक्रेडिटेड वो स्कोर होता है, 3.57, 3.62, जो भी अकॉर्डिंगली, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, उसके हिसाब से उनका मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया उन लोग सेट करते हैं। उनको पता है कि हम लोग इतना परसेंटेज रखेंगे तो हमको इतना एडमिशन मिलने वाला है। ओके, सो हर कॉलेज का अपना अलग अलग कट ऑफ लिस्ट होता है। दैट कट ऑफ लिस्ट के लिए आपको उस कॉलेज का पर्टिकुलर वेबसाइट से क्लियर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, बट मिनिमम क्राइटेरिया इज 35%, मतलब जो मैंने बोला आपको करस्पॉन्डेंस करने के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपका 35% इनफ है, आप पास होने चाहिए बस। ओके, तो
बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है. ओके, तो अभी करियर अपॉर्चुनिटीज में लॉट्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज आर देयर. फर्स्ट वन इज बैंक पीओ मैनेजर्स, बैंक मैनेजर या बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बनने के लिए. सर बैंक में जॉब करने के लिए तो बीबीआई करना पड़ता है ना. ये एब्सोल्युटली इल्यूजन है, रॉन्ग अजम्पशन है स्टूडेंट्स का कि अगर हमने बीबीआई किया तो हम लोगों को एडमिशन हम लोगों को जॉब मिल जाएगा सीधा बैंक में, हम सीधा बैंक का कैशियर बन जाएंगे. दिस इज नॉट द केस. आप बीकॉम करके भी डायरेक्टली बैंक पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर या बैंक मैनेजर नहीं बन सकते हो. आपको बैंक पीओ या बैंक मैनेजर बनने के लिए ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, जो किसी भी स्ट्रीम से करो चलेगा, बीकॉम से करोगे तो भी चलेगा या दूसरे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज से, सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए. ग्रेजुएशन के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है IBPS. वो एग्जाम क्या है हम आगे वो डिस्कस करने वाले हैं. फिलहाल ये समझ लो कि ये स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये सिर्फ बीकॉम करके आपको बैंक पीओ या मैनेजर्स आप नहीं बन सकते हो. उसके लिए वो पर्टिकुलर एग्जाम देना पड़ेगा. तो यही जो आपका जो यू कैन से मिथ है कि बीबीआई कर दिया तो बैंक में जॉब मिल जाएगा या हम इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे, नहीं. उनके अपने अलग क्राइटेरिया से, उनके अपने अलग एग्जामिनेशन से. ग्रेजुएशन वो एग्जामिनेशन का मिनिमम क्राइटेरिया है, इसलिए ग्रेजुएशन करना जरूरी है. लेकिन अगर आप बीबीआई से ग्रेजुएट हो और फिर बैंकिंग या इंश्योरेंस में जॉब के लिए जाते हो तो आपको थोड़ा इजी पड़ता है. बट बीकॉम किया रहेगा तो बैंक में जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. पहले के टाइम पे तो IBPS के बगैर सिर्फ बीकॉम के बेसिस पर भी लोगों को बैंक में जॉब मिलता था. ओके, अभी भी मिल सकता है बैंक में जॉब, लेकिन अगर आपको बैंक पीओ या मैनेजर बनना है तो उसको आप एग्जाम देना पड़ता है. बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो क्योंकि आप बीकॉम ग्रेजुएट हो जाओगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो जाएगा, तो कॉमर्स यानी बिजनेस में ही तो आप 5 साल सीख रहे हो बिजनेस के बारे में, तो 5 साल तक सीखने के बाद आप बिजनेस कंसल्टेंट बन भी सकते हो. Then you can become an accountant at multinational corporations या industrial houses or any other form of organization. आप किसी भी सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, मल्टीनेशनल्स, इंडस्ट्रियल हाउस कहीं पर भी एज एन अकाउंटेंट जॉब कर सकते हो. क्योंकि 5 साल मतलब 2 साल जूनियर कॉलेज और 3 साल बीकॉम करने के बाद आपको अकाउंटिंग का इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप इजीली किसी भी फॉर्म का अकाउंट संभाल सकते हो. स्टार्टिंग में एज ए जूनियर अकाउंटेंट आप वहां पर जॉब कर सकते हो, बाद में धीरे धीरे पोस्ट बढ़ेगा तो सीनियर अकाउंटेंट भी बन सकते हो. देन यू कैन बिकम एन इंस्ट्रक्टर यानी कि लेक्चरर या ऑफिस एडमिन स्टाफ बन सकते हो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. बीकॉम करने के बाद बहुत सारे स्कूल्स में भी लोग जॉब देते हैं अगर द जॉब इज ऑन अनएडेड बेसिस. बट अगर एडेड मतलब गवर्नमेंट ग्रांट वाला जॉब चाहिए तो उसके लिए DLED मतलब DED, BEd ये सारे बेसिक क्राइटेरिया है इंक्लूडिंग बीकॉम. वो हम आगे उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. ऑफिस एडमिन वर्क एट इंडस्ट्रियल हाउसेस. ऑफिस एडमिन वर्क मतलब क्लरिकल वर्क सब आप कहीं पर भी कर सकोगे. ऑफिस एडमिन वर्क एट मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सब जो अलग अलग मतलब अगेन ये इतना ही नहीं है, ये 6 पॉइंट्स ही एक है सिर्फ बीकॉम का स्कोप नहीं. आप किसी भी लेवल पर कोई भी जॉब कर सकते हो. बेसिकली बीकॉम करने के लोग अकाउंटेंट के बारे में सोचते हैं. ओके, व्हाट आर द बीकॉम कॉलेजेस? दीज आर द टॉप 5 बीकॉम कॉलेजेस जिनका ये क्राइटेरिया है. अगर आप ओपन कैटेगरी में वहां पर अप्लाई करते हो तो जय हिंद कॉलेज में 93% एंड अबो आया रहेगा तो आपको बीकॉम में एडमिशन मिलेगा. ये फाइनल नहीं है, ये सब डेटा हम लोगों ने अलग अलग सोर्सेज से गैदर किया है, कंपाइल किया है और आपको दिया है. हो सकता है ये साल का उनका क्राइटेरिया 93 से ज्यादा हो सकता है 93 से कम हो. हम लोगों ने पास्ट रिकॉर्ड्स को देख के ये डेटा बनाया है. ओके, वहां पर सिंधी माइनॉरिटी चलता है. जय हिंद कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो सिंधी है, इसलिए वहां पर सिंधी माइनॉरिटी को कम परसेंटेज में भी एडमिशन मिल सकता है. उनका एवरेज फीस अप्रोक्सीमेट फीस 5425 है फर्स्ट ईयर के लिए बीकॉम. देन पोद्दार, HR, मिठीबाई, NM, वर्तक, ये सारी कॉलेज में ये 90 के आसपास के परसेंटेज का क्राइटेरिया है. ओके, तो एंड उनका फीस भी अगर आप देखोगे तो 4 to 5,000 का एवरेज आता है बीकॉम का. देन व्हाट आर द बीकॉम सब्जेक्ट्स? आप सब्जेक्ट्स की तरफ देखोगे तो अकाउंट्स, देन अकाउंट्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है. ये 3 सब्जेक्ट्स आपको सारे सेमेस्टर 6 के 6 सेमेस्टर्स में मिलेंगे. फाउंडेशन कोर्स इज आल्सो देयर व्हिच इज देयर फॉर 4 सेमेस्टर्स. 4 सेमेस्टर्स तक आपको फाउंडेशन कोर्स आएगा.
मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर बीकॉम में है। ईवीएस सब्जेक्ट भी आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर बीकॉम में है। बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में बिजनेस कम्युनिकेशन है, सेकंड ईयर में आपको एडवर्टाइजिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन की जगह पर एडवर्टाइजिंग या फिर कंपनी सेक्रेटरी ऑप्शन है। देयर इज बिजनेस लॉ इम्प्लीमेंटेड इन एसवाई बीकॉम और टीवाई बीकॉम में, यहाँ पर एफवाई बीकॉम में हर सेमेस्टर में या एसवाई बीकॉम मतलब फर्स्ट 4 सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट्स आएगा और टीवाई बीकॉम में 5th एंड 6th सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट्स आएगा। टीवाई में ऑप्शंस कैसे होते हैं, आप या तो 3 अकाउंट्स सब्जेक्ट ले लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या तो फिर सामने आप यूनिवर्सिटी वगैरह में जनरली ऑप्शंस रहता है कि अकाउंट्स अगर आपको, आप थियरी सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो, तो थियरी सब्जेक्ट में आपको मैनेजमेंट के 3 सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर 3 की जगह पर 2 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है क्योंकि वो टीवाई का मैनेजमेंट अकाउंट का सब्जेक्ट एसवाई बीकॉम में चला गया है। ओके, सो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको है टीवाई बीकॉम में। देन आपको ऑप्शंस में रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एमएचआरएम, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर्स एंड एक्सपोर्ट। ये 4 में से कोई भी आपको 3 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, एमएचआरएम, कंप्यूटर एंड एक्सपोर्ट। तो जनरली कंप्यूटर एंड एक्सपोर्ट्स में ज्यादातर कॉलेज में ऑप्शंस रहता है, बट कुछ कॉलेजेस में ये 4 में से कोई भी आप 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। So these are all the things. There is no project work in BCom course. BCom course में कोई प्रोजेक्ट वर्क आपको नहीं है। सो अगर आप सोच रहे हो बीकॉम करने के बारे में तो ये सारे सब्जेक्ट्स है। ओके, सो ये बीकॉम के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, करियर ऑप्शंस आपको बता दिया, कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस बता दिया। अब वो जो टॉप कॉलेजेस थे, आपको क्या देखना है कि आपको जो परसेंटेज मिला है उसके हिसाब से कौन से कॉलेजेस है। तो उसके लिए आप गूगल पे कुछ भी सर्च करके, मतलब गूगल पे आप कट ऑफ लिस्ट सर्च करके देख सकते हो सारे अलग अलग कॉलेजेस का। फिर आते हैं हम सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की तरफ। किसी भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स में यूजुअली मिनिमम बेसिक पासिंग क्राइटेरिया है 45% इन 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, क्योंकि 45% के नीचे कोई भी कॉलेज सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में एडमिशन नहीं देता है। और ये सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज सिर्फ रेगुलर हो सकते हैं। ओके, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज करस्पॉन्डेंस नहीं होते यूजुअली। परसेंटेज क्राइटेरिया डिफर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन सेम वे। 45% का क्राइटेरिया है, बट आप बोलोगे मेरा तो 46% है, मुझे एनएम कॉलेज में मिलेगा क्या? तो आपको एनएम कॉलेज का मिनिमम जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो कॉलेज टू कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिफर करता है। देखते हैं, उसमें पहला कोर्स है बीकॉम इन अकाउंटिंग इन फाइनेंस, शॉर्ट में उसको बोलते हैं बैफ। ये सबसे पहले मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो ये प्रेफरेंस जो है वो हर टीचर का या हर एक पर्सन का अलग हो सकता है। मेरे सामने अगर सारे कोर्सेज को रख दिया जाए, बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएम, तो मैं सबसे ज्यादा वेटेज बैफ को दूंगा, क्योंकि इसमें नो डाउट अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस है अगर आप देखोगे आगे, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज इंडस्ट्री में भी बैफ को ही मिलता है, मतलब ज्यादा प्रेफरेंस इसको दिया जाता है। ये मैंने लोगों को पूछकर, लोगों से इंफॉर्मेशन निकाल कर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो लोग एक्चुअली कॉर्पोरेट्स में, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वहां पर बैफ का ज्यादा वेटेज मिलता है, एडिशनल वेटेज होता है एज कंपेयर टू द अदर सेल्फ फाइनेंस या अदर ट्रेडिशनल कोर्स। अब व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर डूइंग बैफ? बैफ करने के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज? अगेन इसमें भी वही बात, बैंक पीओ या बैंक मैनेजर बन सकते हो, लेकिन आपको आईबीपीएस का एग्जाम इसके बाद क्लियर करना पड़ेगा। Not only IBPS, there are certain more examinations. SBI का खुद का एग्जामिनेशन होता है, मतलब वो एग्जाम होता है। फिर उसके बाद RRBs का अलग से एग्जाम भी होता है। देन RBI का खुद का अलग से एग्जामिनेशन भी होता है, वो भी आप पास करके, मतलब अगर आप IBPS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप SBI की वो एग्जाम या RRBs की या RBI की वो एग्जाम आप आराम से दे सकते हो। सभी का सिलेबस एंड पैटर्न वगैरह सेम ही होता है। आप यहाँ पर भी आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, यहाँ पर भी आप किसी भी लेवल पर या किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप इतने साल, 3 साल तक अकाउंट्स ही समझ रहे हो, अकाउंट्स को ही ज्यादा देख रहे हो। यू कैन बिकम एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, क्योंकि देयर आर सम सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट। आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, क्योंकि टैक्स रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स है आपको पढ़ने के लिए। You can become a stock broker, उसका भी इंफॉर्मेशन, उसका भी, उसके रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स है।
फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, यहाँ पर भी मैंने एस्टेरिस्क मार्क इसके लिए दिया है, स्टार मार्क इसलिए दिया है क्योंकि इसके बाद अगर आप एमबीए करते हो तो आपका मैनेजर बनने का चांसेस ज्यादा होता है। अदरवाइज बैफ करके अगर आप ज्वाइन हुए हो तो कुछ 4-5 साल में आप यू कैन बिकम अ मैनेजर, प्रमोशन हो गया। पोर्टफोलियो मैनेजर अगेन स्टार मार्क इसलिए, दो तरीके हैं, या तो उस पर्टिकुलर फर्म में आप एक्सपीरियंस हो जाओ, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ के आप मैनेजर बनो, या एमबीए करके भी आप यू कैन बिकम अ मैनेजर। कौन से कॉलेजेस है, तो दीज आर द टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ बॉम्बे, सेम नाम ही दिखेंगे आपको ऑलमोस्ट, जय हिंद, एनएम, मिठीबाई, एचआरकेसी। यहाँ पर एंट्री का थोड़ा डिफिकल्ट है क्राइटेरिया, क्योंकि वहां 93 था, यहाँ पर 94.67 इन 12th स्टैंडर्ड। अप्रोक्सीमेट फीस आप अगर सबका देखोगे तो 18 to 20,000 आएगा, 20,000 के आसपास पर एनम का फीस है यहाँ पर। सेल्फ फाइनेंस, सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में। एनएमएन मिठीबाई में गुजराती माइनॉरिटी है, बाकी जय हिंद, एचआरकेसी वो सबका ऑलमोस्ट मैनेजमेंट सेम ही है, तो वहां पर सिंधी माइनॉरिटी चलती है, जिनको कम परसेंटेज में भी एडमिशन हो सकता है। सब्जेक्ट्स क्या है, तो आप अगर इफ यू सी थरोली, आप इसको अगर थरोली देखोगे तो बैफ में आउट ऑफ 40 सब्जेक्ट्स आपको 3 साल में 40 सब्जेक्ट्स कवर अप करने हैं। 40 में से मोर देन 24 सब्जेक्ट्स आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है, तो ज्यादातर आप अकाउंट्स के बारे में सीख रहे हो। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी है, फाउंडेशन कोर्स के भी 4 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। देन देयर इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स इज देयर, लॉ इज आल्सो देयर। ओके, तो ये कंप्लीट पैकेजेस, सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं है इसमें, अकाउंट्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स भी है। ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे सब्जेक्ट भी है यहाँ पर, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसलिए वहां पर पोर्टफोलियो मैनेजर लिखा था, राइट। डायरेक्ट टैक्स के भी सब्जेक्ट्स है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी है। सेल्फ फाइनेंस के सारे कोर्सेज में प्रोजेक्ट्स होते ही है, तो 5th and 6th सेम में आपको एक प्रोजेक्ट आएगा। देन देयर इज बीकॉम इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, यानी कि बीबीआई। तो बैफ करके आप अकाउंटिंग का सीनियर अकाउंटेंट भी डायरेक्टली बन सकते हो। बीबीआई डायरेक्टली बैंक में जॉब नहीं, आपको बैंक में डायरेक्टली जॉब नहीं मिलेगा, बट एक बैकग्राउंड क्रिएट होगा। तो बीबीआई ग्रेजुएट्स बैंक मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते, फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हैं, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, क्योंकि आप बीबीआई बैंकिंग के बारे में भी और इंश्योरेंस के बारे में भी समझ रहे हो इसमें। ट्रेजरर आप बन सकते हो कोई भी इंस्टीट्यूशन के। ओके, रिस्क मैनेजर, अगेन यहाँ पर भी वही बात है कि कोई भी मैनेजर अगर बनना है तो आपको उसके बाद या तो वहां पर पर्टिकुलर फर्म में 3-4 साल निकालने पड़ेंगे, या तो फिर आपको एमबीए आगे चल के करना पड़ेगा। एक्चुरियल लास्ट में लिखा है, व्हाट इज एक्चुरियल, इसका अलग से कोर्स है, वो उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन आगे देने वाला हूँ। कॉलेजेस कौन से है टॉप बीबीआई के लिए, जय हिंद, एचआर, मिठीबाई, केसी और एंड्रयूज। ये सारे परसेंटेज क्राइटेरिया भी है यहाँ पर। जय हिंद कॉलेज में 88.31 का क्राइटेरिया, तो एंड्रयूज में 76.46 का क्राइटेरिया है। सेंट एंड्रयूज में कोई माइनॉरिटी नहीं है, बट जय हिंद, एचआरकेसी में है सेड अर्लियर सिंधी माइनॉरिटी, मिठीबाई में गुजराती माइनॉरिटी है। यहाँ पर भी आप फीस देखोगे तो 17, 18, 19, 20, तो 18 to 20,000 पर एनम का आपका फीस है ही सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में। बीबीआई के सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे तो इसमें भी अकाउंटिंग है, इसमें थ्योरी सब्जेक्ट्स है, कस्टमर रिलेशनशिप है, वेल्थ मैनेजमेंट, बराबर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स इज देयर, मैथ्स सब्जेक्ट यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेथड्स करके है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज देयर, प्रोजेक्ट 5th सेम में आपको बैंकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा, तो 6th सेम में आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सारे सब्जेक्ट्स, आईटी करके भी सब्जेक्ट है, तो आईटी इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस उस तरह से है। फिर उसके बाद लॉ भी अगर आप देख रहे हो तो लॉज गवर्निंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मतलब एवरीथिंग रिलेटिंग टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। प्लस बीबीआई करोगे तो आपको देखो वहां पर 5th सेम में 3rd सब्जेक्ट एथिक्स या तो एक्चुरियल्स। अब आप देखोगे तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। मैंने थोड़ा कंपाइल करके देने की कोशिश की आपको, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 4 में से 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, 6 में से 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस है। इफ यू विल गो थ्रू दी इंटरनेट, आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको वो सारे ऑप्शन समझ में आएंगे, आपको अपने प्रेफरेंस, अपने चॉइस के हिसाब से वो सिलेक्ट करने हैं। देन तो ये हो गया बीबीआई। मिसकंसेप्शन निकाल दो, तो बीबीआई करने के बाद डायरेक्टली बैंक में मिलेगा नहीं, बैंक पीओ या बैंक मैनेजर की जॉब के लिए उसका पर्टिकुलर, या बैंक क्लर्क की जॉब के लिए
उसका पर्टिकुलर एग्जाम आपको देना पड़ता है, दैट इज IBPS। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज का सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कोर्स होगा तो इट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यानी कि BMS शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ, ऐसा मैंने सुना है कहीं से कि ये जो BMS है उसके बाद बाकी सब सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में सिस्टम ऐसा था कि अगर हम लोग ने करस्पॉन्डेंस किया तो साल में एक एग्जाम देना है 100 मार्क्स का, बट अगर मैं कॉलेज से रेगुलर बीकॉम करता हूँ तो मुझे 6 सेमेस्टर वाइज जाना है, लेकिन सेमेस्टर वाइज 50-50 मार्क्स का एग्जाम होता था। मतलब मेरा जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता था, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 का फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब दिवाली के टाइम पे हम बोलते हैं जनरली अक्टूबर नवंबर में, वो 50-50 मार्क्स का टेस्ट होता था, और वापस से सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड सेक्शन का 50 मार्क्स का टेस्ट होता था, और बाद में आपको ओवरऑल रिजल्ट 100 मार्क्स में से मिलता था। लेकिन पहले के टाइम पे बिजनेस मैनेजमेंट के लिए सिर्फ MBA करके कोर्स था, यानी कि MMS, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर MMS, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज। तो MBA का कोर्स ही था सबसे पहले। तो जहां तक मुझे पता है JBIMS, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये जो इंस्टीट्यूशन है उसने एक प्रपोजल रखा मुंबई यूनिवर्सिटी के सामने कि हम लोग यहाँ से MBA तो ऑफर कर रहे हैं, बट हमको यहाँ पर ये MBA के साथ साथ क्यों ना मैनेजमेंट से, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई बैचलर डिग्री हो। तो बैचलर डिग्री होगा तो बच्चे 3 साल सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे और फिर MBA के लिए आएंगे, तो हम हमारे लिए वो MBA करने वाले के लिए भी अच्छा होगा। इसीलिए टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स को बोलते हैं BMS क्यों करना है, आगे चल के MBA करने वाले हो तो गो फॉर BMS। सो द थिंग इज दैट इफ यू आर प्लानिंग टू डू MBA आफ्टरवर्ड्स, आपको मैनेजर बनना होगा तो आप पहले BMS करो। तो वो स्ट्रक्चर लेके गए मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ, 40 सब्जेक्ट्स एंड 2 प्रोजेक्ट्स ऐसा करके 7-7-7 करके। तो वो प्रपोजल मुंबई यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा लगा, और मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि ये सारे कॉलेजेस में ये कोर्सेज होने चाहिए ऐसे, जिसमें ऐसे सेमेस्टर पैटर्न हो, हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंज हो। तो तभी से ये BMS के साथ साथ अलग दूसरे भी फाइनेंशियल सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आए, जिसमें उस टाइम पे 40 सब्जेक्ट्स एंड 2 प्रोजेक्ट्स था, अब 38 सब्जेक्ट्स एंड 2 प्रोजेक्ट्स हो गए, ओवरऑल 40 आपको क्लियर करना है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है BMS ग्रेजुएट्स के लिए, आप सब देखोगे तो उसमें मैनेजर्स आएगा। अगर आपको फाइनेंस अच्छा लगता है, अकाउंट्स अच्छा है, तो आप फाइनेंस में MBA करोगे BMS करने के बाद, और आप फाइनेंशियल मैनेजर बनोगे। अगर आपको HR में जाना है आगे चल के, मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंटरव्यू लेना है, तो आप HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप MBA करो आगे चल के। BMS में भी ऑप्शन आता है, वहां पर आपको HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब स्ट्रीम में से सिलेक्ट करना रहता है, एंड अकॉर्डिंगली आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सब में मैनेजर के बाद एस्टेरिस्क मार्क क्यों है, क्योंकि आगे चल के आप MBA करोगे तो आपको ये काम आएगा, बराबर है। देन BMS कॉलेजेस, व्हाट आर द टॉप BMS कॉलेजेस? मैंने बोला मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। कोर्स जितना पॉपुलर होगा, जितनी पॉपुलैरिटी कोर्स की ज्यादा होगी, उतना उसका कट ऑफ लिस्ट भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले ज्यादा होंगे, तो जो लिस्ट है वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा, मतलब उतने परसेंटेज कवर नहीं कर पाएगा, नीचे नहीं ला पाएगा। इसलिए 95.6 तक का क्राइटेरिया यहाँ पर देखो, 94, 94, 93। NM Mitiba is Gujarati minority and other 3 colleges are Sindhi minority। इसका भी अप्रोक्सीमेट फीस 20,000 के करीब, मतलब आपका 60,000 अप्रोक्स आपका कॉस्ट पकड़ लो 3 साल का कोई भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए। BMS सब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अकाउंट्स भी होता है, तो 60% थियरी 40% प्रैक्टिकल ऐसा होता है, मतलब इसमें थियरी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस है। मतलब अगर आप थियरी में ज्यादा इंटरेस्ट आपका है, आपको थियरी सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो यू कैन गो फॉर BMS, क्योंकि आपको मैनेजमेंट, बिजनेस को मैनेज करने के बारे में आपको सीखना है। देयर इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बाकी फाउंडेशन कोर्स तो कोई भी कोर्स लो आपको आने वाला ही है, मैथमेटिक्स कोई भी कोर्स लो आपको आने वाला ही है, इकोनॉमिक्स कोई भी कोर्स लो, कॉमर्स ज्वाइन किया, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन कोर्स, ये सब कोर्सेज आने वाले ही है आपको हर टाइप में, ओके। तो आप अगर देखोगे तो देखो सेकेंड ईयर बीकॉम में ही आपको ऑप्शन आ जाता है, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, 3 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। फाइनेंस के लिए जाना है, मार्केटिंग के लिए जाना है, या HR के लिए जाना है।
अगेन यहाँ पर भी देखो 5th और 6th सेम में प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2 है। अगेन नेक्स्ट कोर्स ये बाद में इंप्लीमेंट हुआ, बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट्स, बीएफएम। इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, मतलब इन शॉर्ट अगर आपको यहाँ पर से शेयर मार्केट में कुछ करना है, स्टॉक ब्रोकर, एफ&ओ ऑफिसर, स्पेकुलेटर, हेजर, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना करियर अपॉर्चुनिटीज, ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, उसके क्या नॉर्म्स है, इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें, म्यूचुअल फंड क्या है, वो सब आपको इस कोर्स में मिलेगा। इसके टॉप कॉलेजेस है, वही सब आपको वही कॉलेज इसलिए मिलेंगे कि इन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है हर चीज के लिए। बीएफएम के लिए भी क्राइटेरिया काफी ज्यादा है, 93.6, 93, 90, 92 ऐसे क्राइटेरियास है। इसका भी फीस 20,000 के अराउंड है पर एनम। इसके सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप नजर करोगे तो देखो सारे सब्जेक्ट्स, इक्विटी मार्केट्स है, ओके, मार्केटिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल क्या है, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सब सब्जेक्ट्स आपको किससे रिलेटेड है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। मतलब अगर आपको शेयर ब्रोकिंग का ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको शेयर मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट है, फटाफट पैसा कमाने का ये है कि भाई फटफट पैसा बने मेरा, ऐसा नहीं है कि दूसरी स्ट्रीम्स में नहीं बनता है, लेकिन इसमें आप बहुत, अगर आपने एनालाइज अच्छे से किया तो आप बहुत फास्ट मनी बना सकते हो, बट बी अवेयर ऑफ इट कि ज्यादा उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, तो हम सब कुछ गवा भी सकते हैं कभी, वॉट एवर इट इज। बट द थिंग इज दैट शेयर मार्केट से अगर आपको ताल्लुक रखना है तो बीएफएम के लिए जाओ, ओके। देन नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ मास मीडिया, बीएमएम। मतलब आपको अगर न्यूज रिपोर्टिंग करना है, जर्नलिस्ट बनना है, यहाँ पर देखो करियर अपॉर्चुनिटीज वही सब आएगा, जर्नलिस्ट, न्यूज रिपोर्टर, कॉलमनिस्ट, है ना, बहुत सारे लोग अपना एक कॉलम देते हैं, स्टेनोग्राफर, है ना, शॉर्ट हैंड, या फिर आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ओनर बन सकते हो, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हो, यानी कि एक्टिंग वगैरह का खुद का क्लास चला सकते हो, खुद का प्रोडक्शन हाउस बना सकते हो अगर आपके पास फाइनेंस होगा तो। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इन मीडिया कंपनी, कोई भी जो बाहर आउटडोर मीडिया होता है या टेलीविजन मीडिया है, वो सब मीडिया में आप वहां पर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। ब्रांड मैनेजर बन सकते हो, कैसे ब्रांड बनाना है वो आप सिखा सकते हो, या आप उस कंपनी का ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको वो सब स्टडीज उसमें आती है। व्हाट आर द बीएमएम कॉलेजेस? These are the top BMM colleges for top colleges in Bombay for BMM. जय हिंद, केसी, मिठीबाई, एचआर तो रहते ही यहाँ पर। रुइया कॉलेज भी है जिसका नाम यहाँ पर लिस्ट में है। इसका परसेंटेज क्राइटेरिया थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ मतलब स्टूडेंट्स कम ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट्स क्या है आप देख लो, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, पब्लिक रिलेशंस, इसके रिलेटेड ही होगा। जर्नलिज्म के बारे में है, कंप्यूटर सिस्टम भी सीखते हो तो आप जर्नलिज्म से रिलेटेड ही सारी चीजें सीखते हो। लिटरेचर के बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि आपको ट्रांसलेशन वगैरह करना रहता है इसमें, जापानीज न्यूज को इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, क्योंकि हर दुनिया की हर खबर आपको देनी है तो आप अपडेटेड होने चाहिए सारे लैंग्वेजेस से। इसमें आपको लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ सकती है। TYBMM में आप अब जाओगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेगा। एडवर्टाइजिंग में अगर आपको जाना है, मतलब जो मास मीडिया है जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया, तो वहां पर अलग अलग हम लोग कमर्शियल्स देखते हैं ना टीवी पे, या फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको स्टडी करना है तो TYBMM एडवर्टाइजिंग के लिए जाओ। और अगर आपको न्यूज रिपोर्टिंग वगैरह करना है तो आप जर्नल, किसी का इंटरव्यू वगैरह लेना है आगे चल के, तो यू गो फॉर जर्नलिज्म। आप दोनों की कोर्सेज का सब्जेक्ट्स देखोगे तो उसी से रिलेटेड है। Then Bachelor of Science in Information Technology, यानी in short BSc IT. So Science, Bachelor of Science. So BSc IT आप कर सकते हो अगर आपके पास 12th में मैथ्स सब्जेक्ट होगा, अगर आपको ओवरऑल परसेंटेज 60 होगा, लेकिन अगर मैथ्स में 85 प्लस आया तो बॉम्बे की अच्छी से अच्छी कॉलेज में आपको BSc IT में एडमिशन मिल सकता है। अब BSc IT कौन करता है? तो जिसको कंप्यूटर में, कोडिंग में इंटरेस्ट है, जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का बेस्ट एग्जांपल मैं दूं
मेरा ही एक फ्रेंड है, ही हैंडल्स दी सर्वर ऑफ एटीएम्स। अलग अलग बैंक्स होता है, उन लोग का एटीएम होता है, सारे एटीएम का सर्वर कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर संभालता है। उसमें कुछ भी बग आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो तुरंत उन लोग को रिजॉल्व करना पड़ता है। इसलिए देखो कभी कभी बीच में एटीएम्स आर नॉट वर्किंग, तो उन लोगों को प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे होते। अब जिसके पास ऐसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एफिशिएंट होते हैं, वहां के बैंक का आपको एटीएम कम बंद मिलेगा। लेकिन जिस बैंक के पास ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स इफेक्टिव नहीं है या उन्होंने नहीं रखे ऐसे, तो उन लोग का एटीएम ज्यादातर बंद मिलेगा। जैसे मैं कुछ बैंक्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पर नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनका बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा मजाक भी उड़ाया है, तो उनका एटीएम हमेशा बंद ही रहता है। नेटवर्क प्रोग्रामर, क्योंकि उन लोग ऐसे प्रोग्रामर्स, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स को नहीं रखते हैं, या उनको वो लोग अफोर्ड करना नहीं चाहते, या फिर उन लोग उनको ऐसे एफिशिएंट पर्सन को नहीं रखते। सो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन कोडिंग इन ऑल, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में आपको इंटरेस्ट है, अपना खुद का एप्लीकेशन बनाना है, हम आजकल देखो सब कुछ ऐप पे आ गया है, तो आपको ऐसा है कि मुझे ऐप डेवलप करना है, तो गो फॉर BSc IT। उसके टॉप कॉलेजेस बॉम्बे के DG रूपारेल, NM ठाकुर, पाटकर एंड जय हिंद, इनके परसेंटेज क्राइटेरिया अरे इतना ही है। तो देखो इसमें मैंने बोला ना 60% आएगा तो भी चलेगा, बट यू शुड हैव गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स होने चाहिए मैथ्स सब्जेक्ट में। मैथ्स में 85 प्लस होगा तो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और इसका मेरे पास कंसोलिडेटेड 3 साल का फीस ही अवेलेबल था, तो DG कॉलेज में 77,000 है, तो कहीं पर 1,87,000 भी है। ठाकुर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा है, उनका फीस भी वैसा है, तो आप देख सकते हो 70,000 तो मिनिमम है इसका फीस 3 साल का BSc IT करने के लिए। सब्जेक्ट्स क्या क्या है इसमें, तो आपको इसमें सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलेंगे आपको, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सीखोगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे होता है, C#, ASP.NET, डेटा वेयरहाउसिंग, बराबर ना, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड साइबर लॉस, बराबर है। बहुत सारे ऐसे अप्लाइड मैथमेटिक्स इज देयर, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप क्या सीख रहे हो, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह के नेटवर्क के बारे में, ओके, या तो फिर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में, है ना, .NET, ASP.NET, C#, जावा, ये सब कुछ आप सीखते हो BSc IT। तो ये हो गए आपके सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कोर्स, थर्ड कैटेगरी जो था अपना प्रोफेशनल कोर्सेज में मोस्ट फेमस कौन से है, CA एंड CS, बट उनके अलावा भी दूसरे कोर्सेज है। तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ये जो CA है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CA, CS एंड CA, तीनों कोर्सेज के लिए मिनिमम को 10+2 यानी 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में 50% आना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। CA प्रोफेशनल्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, अरे आप किसी बड़ी कंपनी में भी जॉब कर सकते हो एज अ सीनियर अकाउंटेंट, या आपका खुद का इंडिपेंडेंट ऑफिस भी हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारे, ऑडिटर वर्ड बार बार आएगा क्योंकि आप एक कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, आप अकाउंटेंट फाइनेंस ऑफिसर भी बन सकते हो, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, कोई भी ऐसा ऑडिटर बन सकते हो, ट्रेजरर बन सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि इसमें टैक्स का काफी अच्छा नॉलेज मिलता है, या फिर आप किसी भी CA सिखाने वाले क्लासेस में इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो, अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है वहां पर। ये कोर्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये जो कोर्स है उसका 2 तरीका है, या तो आप 12th के बाद कर सकते हो यानी फाउंडेशन रूट, या तो आप ग्रेजुएशन की बात कर सकते हो यानी कि आपका डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन से करोगे मतलब आप 12th के बाद करोगे, अभी आप अगर अब आप करने जाओगे तो आपको फाउंडेशन, IPCC जिसको इंटर भी बोल सकते हैं, या एंड थर्ड इज फाइनल CA। और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाद में गए तो डायरेक्टली आपको IPCC देना है, आपको फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई बोलते हैं कितना साल लगेगा, सो यूजुअली मिनिमम आई कैन से फाउंडेशन का एग्जाम हो गया, फिर IPCC का एग्जाम हो गया, उसके बाद आपको 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ता है, उसके बाद आपका फाइनल ईयर का एग्जाम आता है। जैसे CA फाउंडेशन में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 1 पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट है, पेपर 3 में 2 सब्जेक्ट है, पेपर 4 में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है,
60 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, ऐसा कॉम्बिनेशन है अलग अलग। ओके, तो ये टोटल 7 सब्जेक्ट्स आपको सीखने हैं फाउंडेशन में और आपको उसको क्लियर करना है। आईपीसीसी में 2 ग्रुप्स है, ग्रुप ए में 4 सब्जेक्ट्स है, ग्रुप बी में 4 सब्जेक्ट्स है। तो मैंने बोला 3 साल का जो आर्टिकलशिप है वो ग्रुप ए अगर आप क्लियर करोगे तो ही आप आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हो। दोनों स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन है, आप पहले ग्रुप ए दो, क्लियर करो, आर्टिकलशिप ज्वाइन कर दो और साथ में आप ग्रुप बी देते रहो, या दोनों ग्रुप्स एक साथ दे दो। दोनों में से अगर ग्रुप ए क्लियर हो गया तो आप आगे चल के आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हो, लेकिन सिर्फ ग्रुप बी क्लियर हुआ तो आप आर्टिकलशिप के लिए नहीं जा सकते हो। आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए ग्रुप ए क्लियर करना जरूरी है। सो ग्रुप ए ग्रुप बी जनरली स्टूडेंट साथ में क्यों देते, क्योंकि उनको सेट ऑफ मिलता है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको मिनिमम 40 मार्क्स पासिंग है, लेकिन एग्रीगेट परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए। अभी समझो आपने सिर्फ ग्रुप ए का एग्जाम दिया, सारे सब्जेक्ट्स में आप पास हो गए, 40 प्लस मिला इंडिविजुअली, एवरेज 52% आ गया, लेकिन उस टाइम पे आपने साथ में ग्रुप बी नहीं दिया था। वापस जब आप ग्रुप बी, उसके बाद ग्रुप ए क्लियर करने के बाद आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दिया और उस तुरंत आपने ग्रुप ए का क्लियर करने का तुरंत आपने ग्रुप बी का एग्जाम दिया, तो ग्रुप बी की एग्जाम देने में अगर समझो आपका 40 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज आ गया और आपको 48% आ गया तो आपको ग्रुप बी फिर वापस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वहां पर ग्रुप ए और ग्रुप बी साथ में दिया होता, ग्रुप ए में आपका एवरेज परसेंटेज 52 हो गया तो ग्रुप बी का जो 48 है वो सेटअप हो जाएगा सामने साथ। आपका ओवरऑल एवरेज आपका 50% का हो गया, आपका ग्रुप ए भी निकल गया, ग्रुप बी भी निकल गया। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दोनों ग्रुप साथ में देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो कि अगर आप अलग अलग भी दे रहे हो, आपको रीअपियर भी करना है, तो रीअपियर करने में जिस सब्जेक्ट में आपको 60 प्लस आ गया वो सब्जेक्ट आप एग्जेम्प्ट ले सकते हो, मतलब वो सब्जेक्ट आपको रीअपियर नहीं करना है। तो दीज आर डिफरेंट क्राइटेरिया, सीए, सीएस, सीएफए सब में सेम क्राइटेरिया है। और इसका फाइनल स्टेजेस सीए फाइनल, जिसमें भी 2 लेवल 2 ग्रुप्स है, इसमें आर्टिकलशिप का तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि सीए फाइनल आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपका आर्टिकलशिप नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब तक आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि आपका 3 साल का आर्टिकलशिप है, बट वो 3 साल का आर्टिकलशिप 3 साल में कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारे छुट्टी वगैरह होती है हमारी, एग्जाम के लिए हम लोग 2 महीना 3 महीना ऐसा छुट्टी लेते हैं, तो हमारा उतना जो बच जाता है, मतलब उतना टाइम जो नहीं हो पाता है। आईपीसीसी मतलब आपका आईपीसीसी का ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों क्लियर कर देने के 3 साल के बाद आप सीए फाइनल एग्जाम दे सकते हो। तो वो 3 साल में अगर आपका आर्टिकलशिप 3 साल कंप्लीट नहीं भी हुआ, आप सीए फाइनल एग्जाम देके फिर बाद में 2 महीना बाकी रह गया होगा, 3 महीना बाकी रह गया होगा, तो वो आप बाद में कंप्लीट कर सकते हो, बट आर्टिकलशिप करना कंपलसरी है। ओके, और फिर जब आपने सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर कर दिया, दोनों ग्रुप क्लियर हो गया फाइनली, तो यू कैन मतलब आप हो जाओगे मेंबर ऑफ आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आईसीएआई के आप मेंबर बन गए, फिर आप खुद से डिसाइड करो मुझे अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करना है या मुझे किसी बड़े फर्म में जाके जॉब करना है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको अच्छा खासा 9 लाख 10 लाख का पैकेज मिल गया तो यू कैन गो फॉर दैट जॉब। आप उधर वहां पर एज ए हेड सीनियर अकाउंटेंट या ऐसा अच्छा पोस्ट में आप वहां पर काम कर सकते हो, क्योंकि सीए करने के बाद डेफिनेटली आपको एक अच्छा पोजीशन ही मिलेगा। अनदर इज कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। सीएस में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, कंपनी सेक्रेटरी खुद आप बन सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का असिस्टेंट एज एन असिस्टेंट काम कर सकते हो, कंपनी रजिस्ट्रार बन सकते हो, लीगल एडवाइजर, की इसमें सारे सब्जेक्ट्स लॉ से रिलेटेड है सीएस में। कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीएओ। ओके, सीए किया तो सीएफओ बन सकते हो आप, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी बन सकते हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको वापस से बता देना चाहूंगा कि कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरपर्सन है, ही हिमसेल्फ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो बट बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशंस टू बिकम एन ऑडिटर, वो किसी कंपनी की ऑडिटर नहीं बन सकते, क्योंकि वो ही हिमसेल्फ इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, उनका खुद का एक कॉर्पोरेट है, तो वो किसी और कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, राइट। तो ऑडिटर बनने के लिए यूजुअली सब सीए करते हैं। सीएस क्यों करते हैं, तो कंपनी को लीगली क्या करना चाहिए, कंपनी ने लीगली क्या नहीं करना चाहिए, कंपनी के लीगल एस्पेक्ट्स को सीएस बराबर से जानता है।
और वो ऐसा कहेंगे कि सबसे ऊपर होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके अंडर में रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्चुअली सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक होता है, जिसको कहीं पर एमडी भी बोलते हैं। और उनके अंडर में जो मतलब उनके बाद इमीडिएटली जो होता है वो थर्ड पोजीशन है कंपनी का, कंपनी सेक्रेटरी, जिसके बाद में बाकी सब लोग आते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो वेरी गुड कोर्स, काफी अच्छा पोजीशन भी मिलेगा वहां पर आपको। ओके, इसमें भी आपको डेफिनेटली आर्टिकलशिप है, बट सीए की तरह इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको तुरंत आर्टिकलशिप स्टार्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी दो वे है। फाउंडेशन मतलब आपका अभी फाउंडेशन को कहते हैं CSEET, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल एंड देन प्रोफेशनल लेवल। अगर TY BCom ग्रेजुएशन मतलब TY ग्रेजुएशन करने के बाद आप CS करने के लिए गए तो आपको एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल यही दो कोर्सेज करने हैं, यही दो लेवल्स क्लियर करने हैं। EET में ये सारे सब्जेक्ट्स है आपको। ओके, दो सब्जेक्ट्स पेपर 2 पेपर 3 में है, टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपको कवर अप करने हैं CSEET में, अगर आप 12th की बात करते हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो डायरेक्टली आपको लेना है CS एग्जीक्यूटिव। इसमें ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। यहाँ पर CA की तरह कंपल्सन नहीं है, आपको आपके फाइनल एग्जाम CS फाइनल एग्जामिनेशन के पहले आर्टिकलशिप करना है तो पहले भी कर सकते हो, आपको उसके बाद में भी करना है तो बाद में। कुछ 27 मंथ्स का आर्टिकलशिप है उसका, तो आपको कवर अप करना है, वो बाद में भी करोगे तो। बट द थिंग इज दैट आप CA करो या CS करो, आपको वहां का मेंबरशिप का जो सर्टिफिकेट है वो, और आगे चल के सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये दोनों तब तक नहीं मिल सकता है जब तक आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं करोगे। CA फाइनल CS फाइनल दोनों देने के बाद अगर समझो कुछ आर्टिकलशिप आपका बाकी रह जाता है तो तब तक आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर नहीं मिलेगा जब तक आप वो कंप्लीट, क्योंकि उसका कोर्स का ही पार्ट है। और ये बहुत अच्छी बात है इन कोर्सेज में, क्योंकि यहाँ पर CS प्रोफेशनल यानी कि फाइनल एग्जाम का 3 मॉड्यूल्स में आपको एग्जाम होगा। एवरी मॉड्यूल विल बी हैविंग 3 सब्जेक्ट्स, और आप देखोगे ना सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लॉ। टैक्स लॉ है, टैक्स भी है तो टैक्स लॉ आपको पढ़ना है, उसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है, अपीयरेंसेस कैसे है, बराबर है। कंप्लायंसेस, अलग अलग लीगल कंप्लायंसेस के बारे में सीखते हैं। और इसलिए आज की डेट में ज्यादातर CS जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब CS कंप्लीट किया हुआ रहता है, वो लोग CS कंप्लीट होने के बाद तुरंत LLB कर लेते हैं, क्योंकि एक वहां पर था करियर अपॉर्चुनिटीज में सॉलिसिटर। तो कंपनी को सॉलिसिट मतलब वो कंपनी को लीगली एडवाइस करता है, कंपनी ने कहाँ पर क्या स्टेप लेना चाहिए, कहीं पर लीगली अटक गए तो वो लोग निकाल के देते हैं, क्योंकि उनको सारे लीगल एस्पेक्ट्स पता होते हैं। या ज्यादातर वो सॉलिसिटर्स जो होते हैं वो CS प्लस LLB होते हैं, मतलब उनको CS में लॉ तो पढ़ा ही है, प्लस LLB में उनको और भी वो लॉ का डीप नॉलेज मिल गया। तो ज्यादातर जो CS करने वाले स्टूडेंट्स है वो अभी आज की डेट में LLB भी कर ही लेते साथ। ओके, और ये दोनों कोर्सेज, इसके साथ साथ CFA है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। मतलब अगर आप इंडिया में जॉब करना चाहते हो तो गो फॉर CA। अगर आपको फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अगर आपको फॉरेन में जॉब करना है तो आपको CFA करना चाहिए, क्योंकि अगर आप CA करके फॉरेन में अगर एज एन अकाउंटेंट या ऐसे जॉब के लिए जाओगे, वो लेवल पे काम करने, तो आपको वहां का अलग से एग्जाम देना पड़ेगा CFP करके। लेकिन अगर आप CFA करके यहाँ से गए तो डायरेक्टली यू कैन गेट अ जॉब ओवर देयर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन CFA में ऑलरेडी ऑप्शन रहता है डोमेस्टिक लेवल पर करना है आपको कि इंटरनेशनल लेवल पर करना है। जहां पर हम बोलते हैं ना IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब IFRS, जैसे हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वो IFRS को कंपाइल करने के लिए हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। तो वो जो है ना, वो वहां का लेवल मैच करने के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर आपको फॉरेन में जाने का सोच रहे हो आप, मतलब डॉलर्स में कमाना है, आपको इंटरनेशनल करेंसी अर्न करनी है, सोचा कि चलो 4-5 साल वहां जाके अच्छा खासा अर्न करके फिर आ जाएंगे इंडिया में, तो यू कैन गो फॉर CFA। या फिर वहीं पर सेटल होने का किसी का सोच होगा कि चलो मैं US में या UK में कहीं पर सेटल हो जाऊंगा, तो CFA ये कोर्स करोगे तो डायरेक्टली वहां पर जॉब मिलेगा। और इसमें क्या है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, एसेट मैनेजर, फाइनेंस, इसमें ना फाइनेंस से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएगी आपके करियर में। ओके, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट, फॉरेक्स एनालिस्ट, क्यों? क्योंकि ये एनालाइज करके देता है। यहाँ पर देखो फिनटेक,
अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब ये करियर अपॉर्चुनिटी है। आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, बहुत सारे आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। फाइनेंस में आप कोई भी स्ट्रीम में जा सकते हो। अगर आपको अकाउंट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था तो आप बैफ के लिए गए, समझो आप बैफ के लिए नहीं गए, आप सोच रहे हो मैं बीकॉम ही करता हूँ प्ले, तो बीकॉम के साथ साथ आप सीएफए के लिए जा सकते हो, सीए के लिए जा सकते हो, सीएस के लिए जा सकते हो। सो डिफरेंस आपको बता दिया है। इफ यू वांट टू बी इन इंडिया यू कैन गो फॉर सीए, इफ यू वांट टू बी इन अदर कंट्रीज, अगर आपको फॉरेन जाना है फ्यूचर में तो सीए से नहीं चलेगा, आपको सीएफए करना पड़ेगा, या सीए किया रहेगा तो आगे चल के आपको वहां का पर्टिकुलर जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा। आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, सीएफए किया है तो आपको पता है फाइनेंस के रिलेटेड कहाँ से फंड हम लोग रेज कर सकते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देन चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसके कोर्स फीस एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसका कोर्स फीस डॉलर्स में रहता है। मैंने बोला आपको कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको जॉब करना है तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स जो है ना, ये डेट्स टेंटेटिव डेट्स है, मेरे पास जो अवेलेबल था जून 2020 डेडलाइन के लिए ये सारे डेट्स थे। तो उसका अब $1000 यानी अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000, राइट। 875 के आसपास उसका फीस हो गया आपका स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन का। तो 70-80,000 आपका कोर्स के लिए जाएगा। ओके, इफ यू आर रजिस्टरिंग फॉर CFA level 1 for the first time, then you are required to pay an additional one-time enrollment fee of $450 मतलब, और आपका 500 के करीब US डॉलर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 35,000 और हो गया। ओके, in Indian rupees. During your registration you should read and accept the candidate agreement. You must also submit your professional conduct statement disclosing relevant reprimands, litigations, investigations upon the first CFA examination exam registration, and then annually and before every next exam registration। मतलब इसमें there are many criterions जो आपको सारे जो भी इंफॉर्मेशन से आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये CFA एग्जाम में क्या और भी न्यू एडिशंस है, 2021 onwards the exam will only be conducted in a computer based mode and not in usual pen and paper mode। मतलब आपको पेपर अभी लिखना नहीं होगा, आपको कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सेंटर्स होंगे अलग अलग, वो सेंटर पे जाके आपको कंप्यूटर पे उसका टेस्ट देना है, एग्जाम देना है। लेवल 1 एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 4 विंडोज, मतलब साल में 4 बार लेवल 1 एग्जाम होगा, एंट्री लेवल समझ लो। फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर, कम से कम 7 दिन मिलेंगे आपको हर लेवल के लिए। मिनिमम ऑफ 7 days will be offered for each exam window during which the candidates can sit for the CFA एग्जाम। मैंने बोला ना अलग अलग सेंटर्स होंगे, तो आपको वो सेंटर वो डेट वगैरह आपको 7 दिन के बीच में से, समझो फॉर एग्जांपल उसके एग्जाम्स अगस्त में आने वाली है, तो 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का कोई भी एक डेट आप लेकर सिलेक्ट करके वो टाइमिंग लेकर जा सकते हो। To retake level 1, candidates are now required to wait for at least 6 months to retake the exam। भले लेवल 1 एग्जाम साल में 4 बार होती है, लेकिन अगर आप फेल होते हो तो रीटेक करने के लिए आपको 6 महीने बाद का जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा वहां पर अटेम्प्ट करने मिलेगा। If you qualify level 1, then again to register for CFA level 2 exam, you are required to wait for 6 months for the next exam। लेवल 1 से क्लियर भी हो गए तो भी आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए मिनिमम 6 मंथ्स वेट करना है, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए भी उतना टाइम चाहिए। और ये सारे सब्जेक्ट्स है उसके, और वो सब्जेक्ट के कितने परसेंट तक का, मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 में से कितने मार्क्स का अप्रोक्सीमेट, मतलब 100% अगर है तो उसमें से कितने परसेंट कौन से सब्जेक्ट से आता है, दैट यू कैन सी ओवर हियर। ओके, तो आगे के ऊपर के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सब्जेक्ट जो है, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको लेवल 3 फाइनल लेवल में नहीं है। वहां पर ज्यादातर फोकस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग में है। ओके, सो CFA, और इसका सबसे बड़ा बात है कि अगर आप फेल हो गए तो वापस से आपको फिर से $1000 का खर्चा आएगा। मतलब वो देखो 1000 + 450 था, लेकिन अब अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, न्यू हो तो 450 है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो फिर आपको एग्जाम का $1000 हर बार देना पड़ेगा। $1000 यानी हर बार आपको 75 to 80,000 फिर से खर्चा है अगर आप फेल होते हो तो। सो दैट इज वाई
पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपको ये ज्वाइन करना है CFA, और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपको उसका प्रिपरेशन करना है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED या DED कोर्स का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 12th स्टैंडर्ड। कैंडिडेट्स कैन चेक बिलो दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? अभी 2020 लिखा है कि अभी का उन्होंने ये दिया था, स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ओके, कम से कम उनका 50% होना चाहिए 12th के एग्जाम में। अगर कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी मतलब SC ST NT वो सब कैटेगरी का है तो 45% में भी एडमिशन होता है। देयर इज नो एज लिमिट टू अपीयर फॉर महाराष्ट्र DLED एग्जामिनेशन। कोई एज लिमिट इसके लिए नहीं है। इसके क्या क्या सब्जेक्ट्स है DLED के सब्जेक्ट्स देखो, इसमें आपको टीचिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। पहला सब्जेक्ट देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस, एजुकेशनल प्रोसेस इन सोसाइटी, करिकुलम कैसे होता है, इवेल्युएशन कैसे होता है। सेकेंड ईयर में आप देखोगे तो न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, स्कूल कल्चर, मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, कितनी सारी चीजें, लैंग्वेजेस सीखते हो आप, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू टीचिंग है ना, स्टूडेंट्स को कैसे बेस्ट पढ़ा सकते हैं, तो DED में होता है। अब DED प्राइमरी सेक्शन के लिए यूजुअली होता है। ओके, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये BEd आपको सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में पढ़ाना है तो आपको BEd होना जरूरी है। अब BEd के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम BCom होना चाहिए। ओके, ये सारे अलग अलग अभी आपको काम के नहीं है क्योंकि आप 12th पास हो, तो आपको अगर पढ़ाने मतलब आपको टीचिंग में जाना है तो यू कैन गो फॉर DED राइट नाउ। लेकिन अगर आपको हायर सेकेंडरी में पढ़ाना है तो आपको BEd करना होगा, लेकिन वो पहले BCom या कोई भी ग्रेजुएशन करो। BEd कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होता है, और ये CET का मतलब आपको BEd करने के लिए आपको उसका CET पहले देना पड़ेगा। CET एंट्रेंस टेस्ट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसके मार्क्स के हिसाब से आपका कॉलेज डिसाइड होगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी डूइंग द BEd। देन बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन BPEd, मतलब अगर आपको स्पोर्ट्स टीचर बनना है, बराबर है, तो आपको ये कोर्स करना है। बहुत सारे स्पोर्ट्स टीचर होते हैं ना कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हम लोग का अलग ही होता है पूरा, उनको पूरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखने होते हैं, और ज्यादातर ऐसा उनका इमेज होता है कि वो फिट एंड फाइन होता है। उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन अगेन 10+2 है, 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, और मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 17 ईयर्स और मोर BPEd करने के लिए। ओके, उसके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स देखो, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी देखो टीचिंग के रिलेटेड आएंगे, प्लस आपको देखो एक्टिविटीज, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल, रेसलिंग, बॉक्सिंग, इनके बारे में इंफॉर्मेशन फर्स्ट ईयर में मिलेगा। सेकेंड ईयर में आपको अगेन थियरी सब्जेक्ट्स क्या क्या है, और अगेन देखो अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में आप सीख रहे हो, कबड्डी, खो खो वगैरह। थर्ड ईयर में अगेन यहाँ पर आपके अगेन ग्रामर एंड इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब्जेक्ट्स है। मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, आपको कैसे इवेल्युएट करना है पेपर्स, कैसे उनको मार्क्स अलॉट करोगे, अपग्रेड कैसे अलॉट करोगे सब्जेक्ट का, और योगा, एथलेटिक्स, ये सब के बारे में, और टेनिस, क्रिकेट, हॉकी के बारे में पूरा एक्टिविटीज है, एक्टिविटी सब्जेक्ट, मतलब आपको एक्टिविटी बेस्ड ये सब्जेक्ट लेंगे। तो BPEd यानी आपको स्पोर्ट्स टीचर बनना है तो आप ये कर सकते हो। LLB, बैचलर इन लेजिस्लेचर लॉ, 5 इयर्स का, हाँ, क्योंकि ये 2 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है। 2 साल का करना है तो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, अगर 12th के बाद करना है तो यू हैव टू गो फॉर 5 इयर्स कोर्स। इसमें मिनिमम क्राइटेरिया 10+2 में 45% होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मैंने कंपाइल किया है जो भी अवेलेबल था इंटरनेट पर, तो ये टेंटेटिव डेट्स है, ये फाइनल नहीं हुए होंगे, ये डेट सब चेंज हुए होंगे। ओके, CET 2020 एग्जाम, उनका फीस भी यहाँ पर दिया है। ओपन कैटेगरी के लिए 800 एंड बैकवर्ड क्लास के लिए मतलब अदर OBC, SC ST वगैरह के लिए 600 का फीस था। कौन से सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर CET में आते हैं? लीगल एप्टीट्यूड, ओके, आपको लीगल एप्टीट्यूड यानी कि लॉजिकल रीजनिंग हम लोग बोलते हैं ना, सॉरी लीगल रीजनिंग, क्वेश्चंस दिए होंगे, उस पे से ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है वो सिलेक्ट करना रहेगा। जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आ गया इसमें, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यहाँ पर भी आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आ गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके और कितने मार्क्स के लिए, वो आपको पूरा डिटेल यहाँ पर है।
देन वोकेशनल कोर्सेज, अभी प्रोफेशनल मतलब टीचर हो गया, स्पोर्ट्स टीचर, नॉर्मल टीचर, ओके, एलएलबी यानी कि लॉयर हो गया, ये सब प्रोफेशनल, सीए, सीएस, सीएफए। अब वोकेशनल, वोकेशनल कोर्सेज में ये सारे कोर्सेज है। होटल मैनेजमेंट के लिए आप अगर जाओगे तो 3 साल जनरली है, कहीं पर 4 साल का भी है, कहीं पर 2 साल का भी है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन। इंटीरियर डिजाइनिंग 2 से 4 साल का होता है, फैशन डिजाइनिंग 2 से 4 साल, ज्वेलरी डिजाइनिंग 1 से 3 साल, इवेंट मैनेजमेंट 1 से। ये वोकेशनल कोर्सेज है, तो इसका ड्यूरेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, उनको कितने का रखना है। वो लोग उसमें इसी के अंदर उनका आर्टिकलशिप भी होता है, मतलब उनको इंटर्नशिप भी मिलता है, ओके। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट बीएचएम ग्रेजुएट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो ये सारा आपको अगर होटल, टूरिज्म, ट्रैवल्स ये सब में जाना है तो आप बीएचएम करो, ओके, क्योंकि वहां पर शेफ वगैरह है, कैटरिंग स्टाफ है, या फिर आपको इवेंट, सॉरी, आपको कोई भी हम जनरली जो डाइन इन होटल होते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे है, या फिर हम लोग स्टे के लिए जो होटल्स होते हैं, लॉजिंग एंड बोर्डिंग वाला होटल, उसका मैनेजमेंट, हर एक का मैनेजमेंट का कोर्स में स्टडीज होता है, तो उसी के मैनेजर आप बन सकते हो। क्रूज शिप होटल मैनेजर, क्रूज शिप में भी बहुत क्रूज पे जाते लोग, ठीक है। फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड कैटरिंग मैनेजर, हॉस्पिटल में भी एक अलग से कैंटीन वगैरह होता है, हर जगह पर इसी से फूड एंड ऑल से रिलेटेड अगर आपको है तो उसके लिए जा सकते हो आप बीएचएम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब चारों के अलावा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी है जो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो, जैसे बैंक पीओ है यानी कि आईबीपीएस, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिसर बनना है यानी कि आपको कमिश्नर बनना है, बीएमसी का कमिश्नर, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर, या हमारा वीवीसीएमसी का कमिश्नर, तो वो सब कमिश्नर वगैरह लेवल पे जाने के लिए एमपीएससी या यूपीएससी जनरली प्रीफर करते हैं। रेलवे जॉब्स है, उसकी रेलवे की अलग से एग्जाम्स होती है, एलआईसी एजेंट की खुद की एग्जाम होती है। एक्चुरियल जो मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस, ये है इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिजाइनर, ये एक्चुअल जो होते हैं वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं। हम लोग देखते हैं ना एलआईसी में जीवन सरल, जीवन आनंद, ये सब पॉलिसी कौन जनरेट करता, कौन क्रिएट करता है कि इस पॉलिसी में ये पर्टिकुलर चीजें होनी चाहिए, तो ये लोग एक्चुअल्स डिजाइन करते हैं उसको। पहली बात आती है बैंक पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, आईबीपीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें आरआरबी का भी अलग से होता है, आरबीआई का, मतलब अगर आपने आईबीपीएस का प्रिपरेशन कर लिया तो आपको बाकी सब एग्जाम देने का इजी हो, वो सब आप आराम से दे सकते हो। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो जाओ, मतलब सिर्फ बीबीआई है यहाँ पर नहीं, मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होगा तो ही आप आईबीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो क्लियर कर दिया सीधा आपको जॉब अवेलेबल है। उसके इंपॉर्टेंट डेट्स रफली ये डेट्स इंटरनेट पे अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि किस तरह से प्रिलिमिनरी और मेन 2 एग्जाम होता है इसमें भी, प्रिलिमिनरी पास करो तो फिर आपको मेन देने मिलता है। देन आईएएस या आईपीएस ऑफिसर, यहाँ पर भी प्रिलिमिनरी एंड मेन ये 2 स्टेजेस है यहाँ पर। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, यहाँ पर भी मिनिमम एज 21 ईयर्स का रिक्वायर्ड है। इसके भी इंपॉर्टेंट डेट्स, एक दिन में वो एग्जामिनेशन हो जाएगा, लेकिन ये डेट पोस्टपोन हुआ होगा, अभी तक मैंने लेटेस्ट अभी तक निकाला नहीं है, बट टेंटेटिव डेट्स, ओके। क्या है आईएएस आईपीएस ऑफिसर, मतलब अगर आपको कलेक्टर बनना है, राइट, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपको रेवेन्यू कमिश्नर बनना है, टैक्स, रेवेन्यू मतलब टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, तो ऐसे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मेन पर्सन यानी कि हेड बनना है, आपको आईएएस या आईपीएस करना पड़ेगा। आईपीएस करोगे तो आप पुलिस में जाओगे, हम जितने भी 3 स्टार ऑफिसर्स देखते हैं वो सब आईपीएस होते हैं यूजुअली। आईएएस मतलब हम जितने भी कलेक्टर्स वगैरह देखते हैं वो सब आयुक्त वगैरह जो होते हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिसर एमपीएससी करके ही, मतलब स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिसर बनने के लिए एमपीएससी आपको करना पड़ेगा, उसका भी मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, 21 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए। इसका भी टेंटेटिव एग्जाम डेट्स रख दिया है मैंने यहाँ पर, जो अभी चेंज हुआ होगा, बट एमपीएससी से अगेन वहीं आप स्टेट लेवल के डिपार्टमेंट ऑफिसर्स बन सकते हो। रेलवे जॉब्स के लिए दे आर मैनेज बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी मैनेज करता है उसको पूरा।
there are different competitive exams conducted by RRB for different posts in railway on the basis of different qualifications. 10th के बेसिस पर कुछ एग्जाम्स होती है वहां पर, 12th के बेसिस पर होती है, ग्रेजुएशन में बीकॉम, बीएमएस या इंजीनियर, उन लोग हर एक के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दी क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग एग्जाम वहां पर कंडक्ट होता है और अलग अलग पोस्ट ऑफर होता है वहां पर, और उसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है। अगर आप rrcb.gov.in क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल्स उसका मिल जाएगा। LIC एजेंट बनना है तो डायरेक्टली ऐसे नहीं बन सकते हो भाई, वो बनने के लिए 10th पास होना जरूरी है और आपका एज 18 ईयर्स कंप्लीट होना जरूरी है। उसके 4 स्टेप से, पहला स्टेप, पहले ब्रांच मैनेजर आपका इंटरव्यू लेगा, फिर 25 आवर्स का ट्रेनिंग वहां पर उसी बैंक में आपको कंप्लीट करना है, फिर LIC का प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट देना है, LIC का IRDA आएगा, और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट एज एन LIC एजेंट। तो इतना सिंपल नहीं है वो भी। एक्चुअल की मैंने बात की थी, एक्चुअल 2 तरह से होता है। अगर 10+2 मतलब 12th के बाद करोगे तो BSc इन एक्चुअल कर सकते हो, और ग्रेजुएशन की बात किया तो MBA इन एक्चुअल साइंस कर सकते हो। तो एक्चुअल साइंस करके कोर्स है, BSc भी कर सकते हो, MBA भी कर सकते हो। अभी आप लोग BSc इन एक्चुअल साइंस कर सकते हो। ओके, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60% मिनिमम इन 10+2 एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और मैथ्स में मिनिमम 85% मार्क्स, मतलब अच्छे कॉलेज से, अच्छी जगह से करना है ये कोर्स, तो मैथ्स में 85% एंड ओवरऑल 60% मार्क्स होने चाहिए। देन MBA इन एक्चुअल साइंस करना है तो मिनिमम 55% इन ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये सारे कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, चारों कैटेगरी के बारे में, प्लस मैंने एडिशनल आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके बारे में बता, मतलब TY करने के बाद अगर आप सिर्फ प्लेन बीकॉम कर रहे हो तो टारगेट रखो कि मुझे TY बीकॉम करने के बाद ये करना है, IAS, IPS या ऐसे एग्जाम्स, IBPS के एग्जाम देनी है। सो इफ यू आर डूइंग बीकॉम, आप सिर्फ बीकॉम कर रहे हो तो उसके साथ साथ मेरे हिसाब से या तो कुछ प्रोफेशनल कोर्स करो, अगर आपका अकाउंट्स अच्छा है तो गो फॉर CA अलॉन्ग विद बीकॉम, अगर आपका थियरी सब्जेक्ट्स अच्छा है तो गो फॉर CS अलॉन्ग विद बीकॉम, अगर आपको IT वगैरह में इंटरेस्ट है या तो BSc IT के लिए जाओ, या बीकॉम के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के कोर्स होते हैं वो भी आप कर सकते हो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ, मतलब कॉमर्स बोल दिया ना तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम एनीवन, है ना, कोई भी कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप अपना इंटरेस्ट देखो। पहले मैंने सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल्स यहाँ पर दे दिया है, अब आप देखो कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट किसमें ज्यादा है। ओके, सो थैंक यू ऑल। ये ऐसे वीडियोस और भी मैं अपलोड करता रहूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करो अपना नाम, इफ पॉसिबल यू कैन गिव योर कॉन्टेक्ट नंबर सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू, और एल्स जस्ट गिव अस अ कमेंट, मतलब आप अगर कमेंट करो कि हमको ये पर्टिकुलर कोर्स का डाउट है या इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।